अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि मोटिवेशन एट वर्क पे है। इसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट रखा जाए ताकि वो अपना अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दें और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग पॉइंट नंबर 1, मोटिवेशन टू वर्क। इसमें ये बता रहे हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। यहाँ वो लिखते हैं एम्प्लॉयज़ आर एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेट इज़ रिवार्डेड विद वेजेस एंड सैलरीज। यानी एम्प्लॉयज़ एक प्रोडक्शन सेक्टर का, एक ऑर्गेनाइजेशन का अहम किरदार अदा कर रहा होता है एक एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय को काम करने के बदले रिवार्ड किया जाता है वेजेस के साथ या सैलरी, यानी उसे जो भी वो काम करता है उसे तनख्वाह दी जाती है, ठीक है ना। और एम्प्लॉय इंतहाई अहमियत का हामिल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर अ वैल्यूएबल बिजनेस एसेट बिकॉज थ्रू देयर एफर्ट दे कैन हेल्प द बिजनेस प्रोड्यूस सेल गुड्स एंड दस मेक अ प्रॉफिट। यहाँ पे वो ये बताते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिजनेस एसेट की अहमियत के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखें, अगर कोई भी सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है मिसाल के तौर पे, अगर उसमें मशीनरीज़ लगी हुई हैं और एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो मशीनरीज़ को डायरेक्शन कौन देगा? वो एम्प्लॉयज़ ही देंगे। एम्प्लॉयज़ मशीनरीज़ को डायरेक्शन देंगे। या ऐसा सेक्टर है कि जहाँ मशीनरीज़ नहीं हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ना। तो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन होती है, और जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाए तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन गुड को बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। तो हमने यानी इस पैराग्राफ को पढ़ के ये नतीजा निकाला कि एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। अब ज़रूरत है इनको मेंटेन रखने की, ठीक है ना। ये देखा जाए कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किस तरह रखा जाए, यानी एम्प्लॉयज़ जॉब करते करते बोर ना हो जाए। यानी एक ही जॉब कर रहा है तो वो बोर हो गया तो वो काम नहीं करेगा, सुस्ती का मुजाहरा करेगा, तो अपना गोल अचीव नहीं करेगा जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर सकेगी, ठीक है। और ये सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको इसका समझाया, सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ। फिर आगे लिखते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन में वो तमाम इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कि जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे, अपनी जॉब में इंटरेस्टेड रहे। अब इस पूरे चैप्टर में वही हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही पढ़ने वाले हैं कि जो एक एम्प्लॉय को, जो एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो एक काम करे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होंगे कि जिनकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, और अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे होंगे। तो अगले पेज पे हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स। यानी अगर एक वर्कफोर्स का मतलब है सारे एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो मोटिवेटेड है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन इनसे क्या फ़ायदे हासिल करेगी अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें। यहाँ पे वो लिखते हैं, इवन दो मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स मे बी कॉस्टली प्रोसेस। यानी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना एक कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की इस पे कोई ना कोई अखराजात हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बावजूद बिजनेस स्पेंड देयर मनी, इस चाहे खर्चा होता हो, लेकिन बिजनेस इसके बावजूद भी ये खर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सकती है। तो अब देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को। हायर प्रोडक्टिविटी एंड लेस वेस्ट ड्यू टू पुअर क्वालिटी गुड और बैड सर्विस। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन विल आल्सो रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड दस ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखें, जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर जाएगी।
अब प्रोडक्टिविटी जब इन्हांस करेगी, इसका मतलब है जो वो गुड्स बना रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ के ज़िम्मे गुड बनाने को लगाया गया था, वो उसमें अपना फुल इनपुट दे रहे हैं, उसे बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। और अगर वो उसे बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं तो कस्टमर इससे सेटिस्फाई होगा। अब आप एज्यूम करें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, वो ज़बरदस्ती बस काम करते हैं, तो उन्होंने जो काम उनके ज़िम्मे लगाया गया वो भी बस खाना पूरी करते हैं, ठीक है ना, कोई अच्छे तरीके से उसे अंजाम नहीं देते। अगर वो कोई गुड बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से दिल लगा के उस गुड को नहीं बनाते, तो वो गुड जब कस्टमर के पास जाता है तो जो है ना वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता। और कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स नेक्स्ट टाइम वो परचेज़ करना बंद कर देगा, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने ये देखा कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आगे वो कहते हैं लोअर लेबर टर्नओवर एज वर्कर आर मोर लाइकली टू स्टे इन द बिजनेस एज लॉन्ग एज दे आर इंजॉइंग देयर जॉब। अ लो टर्नओवर कट डाउन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। देखें, अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो उनका लेबर जो टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर होता है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाना, ठीक है ना। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एम्प्लॉयज़ खुश हैं, सेटिस्फाई हैं अपने काम के साथ, मोटिवेटेड भी रहते हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और अगर वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो इसका एक और भी फ़ायदा ये हो रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट बच रही होगी, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं वो काफ़ी सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे। और अगर ये छोड़ के चले गए तो आपको नए लोग हायर करने पड़ेंगे, और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भी अखराजात होते हैं, और फिर उनकी नए लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब नए लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तो उस पर भी अखराजात होते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाई हैं, ठीक है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट की बचत हो जाती है, ठीक है ना। आगे वो कहते हैं लेस एब्सेंटिज्म एंड ग्रेटर पंक्चुअलिटी। यानी अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है अपने काम के साथ तो वो छुट्टियां नहीं करते ज़्यादा, ठीक है ना, दिल लगा के काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर दिन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद रहें और अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दें। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं। अभी हम सिर्फ अहमियत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो इस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ वो देख रहे हैं। अभी मोटिवेट कैसे रखा जाएगा और एम्प्लॉयज़ को, वो बाद में आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे, ठीक है। आगे वो कहते हैं बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एज वर्किंग कंडीशन विल बी फेवरेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है ना। यहाँ पे वो ये बताते हैं यानी उनके काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है काम करने के हवाले से। जब वो काम कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होता। तो इस चीज़ से जो है ना एम्प्लॉयज़ खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो इस सेटिस्फाई होने से, इस मोटिवेटेड होने से ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, जिसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं अ गुड पब्लिक इमेज showing the business as a caring and considerate employer. This encourage highly qualified worker to apply for a job in a business. यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक में ये इमेज है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉयज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और जब हाई क्वालिफाइड लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिल जाएगा कि वो हाई क्वालिफाइड लोगों से काम ले और ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो यहाँ पे जो हमने लर्निंग पॉइंट 9.1 में हमने पढ़ा वो हमने ये देखा कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की हमने डेफिनेशन भी देखी, और एम्प्लॉयज़ की अहमियत को हमने देखा, और एम्प्लॉयज़ को मेंटेन रखने की अहमियत को देखा, और फिर ये देखा कि अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे हो रहे होते हैं, तो ये हमने देखे।
तो अब हम देखते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज, ठीक है ना, जिसे मोटिवेशनल थीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी थीरीज हैं इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत मशहूर थ्योरी है। और टेलर साहब क्या कहते हैं, टेलर पब्लिश्ड हिज आइडिया ऑन मोटिवेशन इन 1911, ठीक है ना, 1911 में उसने ये आइडिया अपना मोटिवेशन पे जो आइडिया था वो पब्लिश करवाया। ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन मैनी थिंग्स, यानी उसकी ये जो थ्योरी है काफ़ी चीज़ों पे मुश्तमिल है। ही थॉट दैट ऑल वर्कर इफ लेफ्ट टू देमसेल्फ वुड डू एज लिटिल वर्क एज पॉसिबल, यानी अगर आप वर्कर को छोड़ देंगे ना कि वो खुद से काम करें तो वो बहुत कम काम करेंगे, जितना वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। His theory also suggested that the worker were motivated only by money, यानी वो कहता है, टेलर कहता है कि जो वर्कर हैं वो पैसों से मोटिवेटेड होते हैं। जितना आप ज़्यादा उसे पे करेंगे एम्प्लॉय को वो उतना ज़्यादा अच्छा काम दिखाएगा, ठीक है ना। तो यानी मोटिवेशन का कौन सा एक फैक्टर हुआ, मनी, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी जब मोटिवेशन की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा था तो मैंने बताया था ना इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये जो मनी है ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। जितना ज़्यादा आप पे करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। आगे वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू, दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द टेलर द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ब्रेकिंग डाउन अ जॉब इनटू सिंपल प्रोसेसेस एंड पेइंग वर्कर्स मोर, ठीक है। दूसरे पॉइंट में वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता चुका, अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है तो एक जॉब को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है ना। एक काम है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे 5-6 स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और चैप्टर्स जो कोर्स में है वो भी 5-6 हैं, ठीक है ना, या 7-8 चैप्टर हैं, जो भी आप एज्यूम कर लें। अब सारे स्टूडेंट्स मिल के आपस में बांट लेते हैं कि एक के ज़िम्मे लगाते हैं, ये एक चैप्टर करेगा, वो फलां दूसरा करेगा, ये तीसरा करेगा, चौथा करेगा। फिर हम मिल बैठ के ना जिसने जो चैप्टर तैयार किया होगा वो एक दूसरे को समझाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो प्रोडक्टिविटी है ना तैयारी करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़, यही जो आपको मिसाल दी है आप यहाँ पे अप्लाई करें कि अगर एक काम को ऑर्गेनाइजेशन में एक काम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और हर हिस्से को एक पर्सन संभाल रहा हो, भाई ये काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा, ठीक है, तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस कर जाती है। तो टेलर ये कहते हैं कि अगर आप लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं जॉब को इनटू सिंपल प्रोसेसेस एंड पे वर्कर मोर। आगे वो कहते हैं हाउएवर इन ऑर्डर टू बी रिवार्डेड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी शुड बी हायर देन द एक्स्ट्रा पे, यानी यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर एक जॉब को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और फिर जिस हिस्से के ज़िम्मे, जिस हिस्से के लिए एम्प्लॉय को काम सौंपा गया है कि वो ये काम करेगा, उसके लिए उसको हाई पे किया जाए, ठीक है ना। तो अगर जो हाई पे किया जा रहा है, अब उसकी प्रोडक्टिविटी जितना हाई पे किया जा रहा है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर आप दोबारा राब्ता कर सकते हैं। तो ये थी टेलर की थ्योरी, और इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन में क्या है कि टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिसरिगार्डेड द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, ठीक है। अब देखें, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इसने एक्सटर्नल फैक्टर तो बता दिया, मनी है, और वो फाइनेंशियल फैक्टर भी है, लेकिन इसने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर के बारे में नहीं बताया कि कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर या मोटिवेटर भी हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे तरीके से अंजाम दे। तो इस थ्योरी में जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं ना उसको इग्नोर किया गया।
एंड कंसीडर वर्कर एज अ मशीन, और इसमें वर्कर को एक मशीन के तौर पे जो है ना समझा गया है कि जितना ज़्यादा आप पे करेंगे उतना ज़्यादा वो काम करेगा। कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर भी होते हैं कि जो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर रही होती, अभी आगे जाके उसकी डिस्कशन आएगी। मोरओवर टेलर एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा पे वुड लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, यानी टेलर ये कह रहा है कि आप ज़्यादा पे करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा पे करने से प्रोडक्टिविटी ही बढ़ रही हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये बात आहिस्ता आहिस्ता आगे इस चैप्टर में खुलती चली जाएगी आपके सामने। इन द टेलर्स थ्योरी एम्प्लॉयज आउटपुट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मेजर। वो कहता है कि एम्प्लॉय की जो इस थ्योरी में, इन टेलर्स थ्योरी एम्प्लॉय आउटपुट, एम्प्लॉय का जो आउटपुट है, एम्प्लॉय का जो रिस्पॉन्स है इज आल्सो डिफिकल्ट टू मैनेज। जो एम्प्लॉय का आउटपुट है उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और उससे मेजर करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसे मेजर करना आसान नहीं इस थ्योरी के मुताबिक, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना। वैसे तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। तो ये एक थ्योरी थी मोटिवेशन पे, ठीक है, टेलर के नाम से ये मशहूर है, ये याद रहे आपको 1911 में ये इसने पब्लिश करवाई थी। अब ये जो थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये बहुत ज़्यादा अहम और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है, ठीक है ना। इसने बड़ा अपना नाम कमाया, और ये टेलर के बाद आई थी, ये जो है ना 1954 में आई, ठीक है।